वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट के टॉप 5000 क्वेश्चन के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर है, जिसमें टेस्ट सीरीज नंबर 3 को देखेंगे, मतलब प्रश्न संख्या 201 से आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एक सीरीज में कुल 100 प्रश्न होते हैं और इस तरीके से हम लोग कुल 50 सीरीज को डन करेंगे, जिससे 5000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और यूपी पीसीएस प्री का जो सी सेट है आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 टेस्ट को डन कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्री और मेंस के साथ, या फिर आपने 2026 को टारगेट किया है, तो कोर्सेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए प्रश्न यहाँ पर पहला दिया है कि 1 से 4 के लिए निर्देश दिए हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए जब भी गद्यांश दिया रहता है ये काफ़ी आसान हो जाता है स्कोर करना, आपको ध्यान से गद्यांश पढ़ना है और इसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया है, बल्कि उद्योग जगत से इस अभियान को आगे बढ़ाने को भी कहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम था इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में का, इसमें इन्होंने क्या किया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया और साथ ही साथ उद्योग जगत से भी कहा है कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। वास्तव में यह समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, लेकिन इसमें जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी है उसके रुख रवैये से यह नहीं लगता कि वह कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय की बातें तो खूब हो रही हैं कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियों को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन यह सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आती। मतलब ये दिख तो रहा है, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई जो चीन से कंपनियां बाहर आ रही हैं उसे भारत में आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। कायदे से तो जैसे ही यह भनक लगी थी कि कोरोना वायरस के प्रसार में चीनी नेतृत्व की संदिग्ध भूमिका के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर रही हैं, वैसे ही भारतीय नौकरशाही को इन कंपनियों को आकर्षित करने में जुट जाना चाहिए था। यह निराशाजनक है कि ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। चूँकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आनंद फानन में चीन से निकलना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरत इसकी है कि उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जाए। ऐसा इसलिए और आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि देश विकल्प के रूप में मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर मूल रूप से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत से चीन से निकल रही हैं, उन्हें भारत में आकर्षित करने पर जोर दिया गया। अब देखिए प्रश्न क्या क्या पूछा गया, प्रश्न देखिए आप आसानी से हल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के हाल के संबोधन के अनुसार भारत देश के कौन से गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। तो गद्यांश में साफ साफ बताया गया कि आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की बात कही गई है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के लिए समस्या का कारण बना हुआ है। पूरे गद्यांश में बात किसकी की गई, चीन की गई, कहीं भी नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश का जिक्र नहीं है, तो चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर दिया, गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सही नहीं है। भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा, ये तो कहा गया, ये सही है। वैश्विक महामारी संकट को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया, ये भी सही है, कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं। अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य आधारभूत स्तर पर उतनी अच्छी तरह से नहीं हुए जितनी की अपेक्षा थी, ये भी सही है। तो तीनों तथ्य सही है, गद्यांश में तीनों बताया गया, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं, तो विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया, गद्यांश के अनुसार भारत के कौन से विभाग का आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व है। देखिए कौन सा ऐसा विभाग है जो काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायित्व रखता है आत्मनिर्भरता के लिए, तो देखिए वो प्रशासनिक विभाग होगा, क्योंकि अगर प्रशासनिक विभाग सही से काम करे तो आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया,
निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में समास का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको बताना है कि कौन सी भाषा में समास का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो संस्कृत भाषा, संस्कृत में समास का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। समास भले ही हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि 6 प्रकार के समास हैं, लेकिन इसका सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है, संस्कृत में होता है। गज भर का छाती होना, मुहावरों का उपयुक्त अर्थ होगा। गज भर का छाती होना, इसका अर्थ होता है साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, इसे कहते हैं गज भर का छाती होना। प्रश्न संख्या 7 दिया, गण्य का विपरीतार्थक शब्द है। गण्य, गण्य का विपरीतार्थक होता है नगण्य। गण्य मतलब जिसे गिना जा सकता है, नगण्य मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। इसके बाद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प में तत्सम और तद्भव की सही जोड़ी नहीं दिखाई दे रही है। इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें तत्सम और तद्भव की जोड़ी सही नहीं है। देखिए अर्ध को आधा कहते हैं, एकादश 11 होता है, कमल कमल होता है, कर्तव्य परायण, भाई कर्तव्य परायण ऐसा नहीं है, इसमें सही नहीं है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 दिया है, पाउडर किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो साफ साफ दिख रहा है पाउडर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया, मधु के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता। देखिए मधु मतलब शहद भी होता है, शराब भी होता है और दूध भी होता है, लेकिन भंग नहीं होता है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो मेरे को कुछ ध्यान नहीं तो इसके कारण ये गलत हो गया, हमारे को ये भी गलत हो गया, मुझको ये भी गलत हो गया, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे हम लोग, दिया है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द लिखे गए, आपको शुद्ध वर्तनी बताना। देखिए परस्परिक नहीं पारस्परिक होता है, निष्पाप गलत है, षटकोण भी गलत है। जब 3 विकल्प गलत हो गए तो अमांगलिक ही सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं। देखिए उद्यान, वाटिका, उपवन, ये तीनों बगीचे का पर्यायवाची होता है, जबकि वन जंगल का पर्यायवाची है, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया, निम्नलिखित किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। आपको बताना है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है क्रिया का प्रभाव कर्म पर होता है। बच्चा सो रहा है, इसमें कर्म ही नहीं है, तो यह अकर्मक हो जाएगा। वह आ रहा है, मैं नहा रहा हूँ, देखो इन तीनों में कर्म नहीं है, मतलब यह अकर्मक है। छोटू मोबाइल पर गेम खेल रहा है। अब अगर ऐसे बोलो ना छोटू गेम खेल रहा है, तो कहाँ पर खेल रहा है, प्रश्न बनेगा तो मोबाइल पर, मतलब ये सकर्मक हो जाएगा, विकल्प बी उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया है, राहिल शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो राहिल भोजपुरी का है, विकल्प बी इसका उत्तर होगा। अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का मतलब क्या होता है, सुधा, है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, गरल, विष, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। देखिए दुर्लभ, निष्फल, निरोग और स्वागत। यहाँ पर देखिए सु प्लस आगत, स्वागत, ये सु प्लस आगत जो लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा, इसमें विसर्ग नहीं। ये नहीं प्लस रोग, नहीं प्लस फल, दो प्लस लब, तो विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त का मतलब दो को जोड़कर बनाया जाए, तो कि यहाँ पर देखेंगे ओ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने हिंदी के 18 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। अगली वीडियो में मैथ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप CSAT की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आराम से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।